स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। मतलब बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों में हम बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज जो हैं वो होती हैं। तो इनमें से कुछ बैक्टीरियल डिजीज आपकी बुक में जो है वो दी हुई हैं। और ये बैक्टीरियल डिजीज इन मैन जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का ही एक पार्ट है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में आएगा। जिस तरह से आपके पीएमसी के सिलेबस में इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज इन एंड इन मैन एंड बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट, ये दोनों जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में आ जाएगा। तो चलें, कुछ बैक्टीरियल डिजीज जो आपकी बुक में दी हुई हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की जो बुक में दी हुई हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जिस डिजीज के बारे में बात की है वो है कॉलरा। तो कॉलरा जो है, जिसको हम उर्दू में हैजा भी कहते हैं, बेसिकली कॉलरा के सबसे पहले हम यहाँ सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसके कॉलरा के कौन कौन से जो हैं वो सिम्टम होते हैं। तो पहला तो जो सिम्टम है कॉलरा का वो है वाटरी डायरिया एंड वोमिटिंग। वाटरी डायरिया का मतलब क्या होता है? मोशन होते हैं और बहुत वाटरी होते हैं। मोशन जो है वो, उनमें वाटर का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है और उसके साथ वोमिटिंग भी होती है। अगर कंटिन्यू वाटरी डायरिया होता है और वोमिटिंग हो रही है, तो ये किसका सिम्पटम हो सकता है? ये कॉलरा का सिम्पटम हो सकता है। और कॉलरा जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो डेफिनेटली बैक्टीरिया काज करता है। लेकिन कौन सा बैक्टीरिया इस डिजीज को काज करता है? तो वो बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी जो है बैक्टीरिया जो है ये जो है वो बेसिकली जो है वो कॉलरा काज करता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो देखें, जब कॉलरा होता है तो उससे डायरिया होता है, मोशन होते हैं और वोमिटिंग होती है। मोशन और वोमिटिंग की वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी का बहुत सारा पानी जो है वो बॉडी से पास आउट हो जाता है। मतलब एक तरीके से डिहाइड्रेशन हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बहुत ज्यादा बॉडी का लॉस हो चुका होता है। तो उसका जो लॉस हो चुका होता है उसको पूरा करने के लिए प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? फौरन, प्रॉम्प्ट एडिक्वेट रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। यानी आपने इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो है वो फौरन रिप्लेस करना है। यानी एक्सटर्नली जो है, या तो आप ओरली या इंट्रावेनसली जो है वो आपने क्या लेना है? पानी लेना है और इलेक्ट्रोलाइट्स लेनी है। जैसे अक्सर मोशन में हम जो है वो ओआरएस यूज करते हैं, तो ओआरएस के अंदर वाटर होता है और क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लेकिन जब कॉलरा होता है तो उसमें बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है। तो इसको आप ओरली भी ले सकते हैं और इंट्रावेनसली मतलब इंजेक्शन के जरिए भी ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब इससे बच किस तरीके से सकते हैं, तो ड्रिंक, इसके अलावा अगर ये आपकी बुक में दी हुई है, इसके अलावा जो भी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं उनकी एक जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक भी होती है। बैक्टीरियल डिजीज की एक ट्रीटमेंट साथ में क्या होगी? हर बैक्टीरियल डिजीज के लिए ज्यादातर एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। प्रिवेंशन की बात करें, यानी इस बीमारी को हम रोक कैसे सकते हैं? तो ड्रिंक एंड यूज सेफ वाटर। सेफ वाटर का मतलब, अब अक्सर इसके कॉलरा के जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं विब्रियो कॉलरा, ये गंदे पानी में होते हैं। तो नॉर्मली पानी को जो है वो हमें किस तरह का सेफ वाटर मतलब बॉईल करके वाटर को जो है वो यूज करना चाहिए। एंड इंश्योर प्रॉपर हाइजीन, और अपनी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। वैक्सीन अवेलेबल, कॉलरा की वैक्सीन जो है वो हम करवा सकते हैं। वैक्सीन जो है वो अवेलेबल मौजूद है। इसके बाद दूसरी जो डिजीज है वो टाइफाइड है। टाइफाइड के अंदर अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर, बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ जो है वो बुखार होगा। टेंडर एब्डोमेन, टेंडर एब्डोमेन, टेंडर का मतलब यहाँ क्या है? सॉफ्ट मतलब नरम। वो पेट जो होता है, एब्डोमेन हम पेट को कहते हैं ना, जब जिसको टाइफाइड होता है उनका पेट बहुत नरम हो जाता है, उस पर हाथ लगाएँगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होगा। एंड इनलार्ज स्प्लीन, और स्प्लीन जो है वो क्या हो जाता है? इनलार्ज हो जाता है। इसकी काज़ की बात करें तो सल्मोनेला टाइफी वो बैक्टीरिया हैं जो क्या काज़ करते हैं? जो टाइफाइड काज़ करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक शुड बी यूज्ड, मतलब इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंशन, इसकी प्रिवेंशन जो है, इससे हिफाज़त जो है वो पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन, यानी पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन मेजर। यानी एक तो पब्लिक हेल्थ, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, अगर उस सोसाइटी की हेल्थ अच्छी है तो उससे भी आपको असर पड़ता है। क्योंकि अगर सोसाइटी के अंदर डिजीज़ पर्सन ज़्यादा हैं तो उन डिजीज़ेज़ के आपको ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पब्लिक हेल्थ और उसके साथ पर्सनल हाइजीन मेजर, यानी आपके खुद भी जो है वो आपको पर्सनल हाइजीन मेजर्स लेने हैं, एहतियाती तदाबीर आपने जो है वो इख्तियार करनी है सफाई के हिसाब से। और वैक्सीन इज़ अवेलेबल, टाइफाइड की भी वैक्सीन अवेलेबल है।
इसके बाद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के सबसे पहले सिम्पटम्स देख लें। माइल्ड फीवर, इसमें तेज बुखार तो नहीं होता है, दरमियाना जो है वो क्या होता है, बुखार होता है। एंड लास्ट फॉर 7 टू 14 डेज, यानी बुखार 7 से 14 दिन तक चलता है। उसके बाद माइल्ड ड्राई कफ होती है, थोड़ी बहुत खुश्क खांसी होती है। ड्राई कफ कैसी है, जैसे एक कफ होती है जिसमें म्यूकस बहुत ज्यादा आता है, एक कफ कफ होती है जिसमें म्यूकस नहीं होता, तो ड्राई कफ भी होती है इसमें। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है वो नाइट स्वेट भी होता है, यानी रात को पसीना आता है। वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ड्राई हैकिंग कफ विद ब्लड स्टैंड स्प्यूटम, ड्राई खुश खांसी होती है। हैकिंग कफ क्या होती है, हैकिंग कफ कहते हैं जिस तरह आपको लगता है जैसे आपके थ्रोट के पीछे की तरफ खारिश हो रही है, गुदगुदी या ऐसे खारिश हो रही है, फिर आपको खांसी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हैकिंग कफ। इस तरह की कफ होती है। और अगर स्प्यूटम आता है, बलगम आता है, तो बलगम ब्लड स्टैन होता है, यानी बलगम के अंदर खून भी आता है, खून से रंगा हुआ जो है वो बलगम आता है। इसकी काज़ की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया है, जो क्या काज़ करता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। देखिए पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं जो हमें लंग्स का जो कैंसर होता है, लंग्स का जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ लंग्स में होता है। ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ लंग्स में नहीं होता, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है। लेकिन आपकी बुक में जो बात की गई है वो कौन सी ट्यूबरक्लोसिस की गई है, वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की बात की गई है। ट्रीटमेंट की बात करें तो मल्टीपल ड्रग थेरेपी, यानी मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इसकी ट्रीटमेंट में, मुख्तलिफ ड्रग्स, एंटीबायोटिक, डिफरेंट एंटीबायोटिक इसकी जो है वो ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। और इसकी ट्रीटमेंट चलती है 6 से 9 मंथ, 6 टू 9 मंथ तक ड्यूरेशन है इसकी ट्रीटमेंट का। और उसमें इसकी ट्रीटमेंट में डॉट्स जो होता है ये भी हम यूज़ करते हैं। डॉट्स बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में जाएगा और वो मेडिकल स्टाफ के अंडर जो है वो क्या करेगा, उसको दवाई खिलाई जाएगी, उसको एंटीबायोटिक दी जाएगी। क्योंकि घर पर ऐसा हो सकता है कि वो बंदा एंटीबायोटिक ना ले, भूल जाए, लेकिन उसको रोज़ रेगुलर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और वहाँ वो ट्रीटमेंट उसको करानी पड़ेगी। कम से कम 2 मंथ की ये ट्रीटमेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉट्स। डॉट्स का मतलब ही ये होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। और डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि इसको हॉस्पिटल में जाकर मरीज़ को क्या लेनी पड़ेगी, मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। और ये कितने कितने मंथ के लिए होता है, 2 मंथ के लिए ये होता है। प्रिवेंशन की बात करें तो इसकी प्रिवेंशन में बीसीजी, इसकी जो वैक्सीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन बीसीजी। बीसी का बी फॉर बैसिलस, मतलब बैसिलस बैक्टीरियम से ये वैक्सीन बनाई जाती है। सी फॉर कालमेटिस, और जी फॉर जो है वो क्या है, ग्योरिन है, ग्योरिन। ये जो पूरा का पूरा जो ये इस वैक्सीन को जो नेम दिया गया है, इस वैक्सीन को जो कंप्लीट नेम दिया गया है बीसीजी, जिसमें बी बैसिलस को शो कर रहा है, सी जो है वो कालमेटी जो जो को शो कर रहा है, और जी जो है वो ग्यूरिन। असल में कालमेटी, बी तो मैंने आपको बताया उस बैक्टीरिया बैसिलस से इसकी वैक्सीन बनाई जाती है। और ये जो ग्यूरिन और कालमेटी हैं, ये बेसिकली जो है वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई थी। इन फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम भी इस वैक्सीन के साथ लगा दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिज़ीज़ है, ह्यूमन डिज़ीज़ लास्ट में दी हुई है, वो है निमोनिया। निमोनिया जो है वो बेसिकली जो ऑफ़न बिगिन विद सडन चिल, मतलब निमोनिया जब होता है तो उसमें सबसे पहले एक सडन चिल, अचानक से सर्दी लगना शुरू हो जाती है। कफ खाँसी आती है। एंड प्लूरिटिक पेन किसको कह रहे हैं? चेस्ट पेन को। जब आप इन्हेल और एक्सहेल करते हो, साँस अंदर इन्हेल और एक्सहेल करने के दौरान जो है वो पेन फ़ील होता है, प्लूरिटिक पेन इसको कहते हैं। स्प्यूटम इज रेड ब्राउन रस्टी इन कलर, मतलब जो इस बलगम आता है वो रेड ब्राउन होता है और उसका कलर थोड़ा रस्टी होता है, जैसे जंक का कलर होता है, इस तरह का स्प्यूटम आता है। इसकी काज क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसकी काज है। और ट्रीटमेंट इसकी क्या है? एंटीबायोटिक का यूज, इसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक यूज करते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें भी प्रिवेंशन में आपको पर्सनल हाइजीन का ख्याल करना पड़ता है। वैक्सीन इसकी अवेलेबल है, लेकिन वो 65 ईयर से मोर जो होते हैं, 65 साल से ज़्यादा जो लोग होते हैं, उनको ज़्यादातर दी जाती है। तो इट वाज़ ऑल अबाउट बैक्टीरियल डिजीज़ इन मैन। नाउ वी विल कम टू बैक्टीरियल डिजीज़ इन प्लांट्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज़ जो यहाँ प्लांट्स में दी हुई है, वो है लीफ स्पॉट।
लीफ स्पॉट बेसिकली इसके सिम्पटम क्या हैं इस डिजीज के? ब्राउन टू व्हाइट स्पॉट ऑन लीव्स, यानी एक प्लांट है, अगर उसको लीफ स्पॉट डिजीज हो जाएगी तो उसके लीव्स के ऊपर आपको एक तो व्हाइट स्पॉट, सफेद धब्बे पड़े नजर आएंगे, और सफेद से लेकर जो है वो आपको ब्राउन तक जो है वो इसके स्पॉट्स हो सकते हैं। लीव्स पर व्हाइट और ब्राउन जो है वो स्पॉट जो है वो नजर आते हैं। कौन सी डिजीज में? लीफ स्पॉट, तभी इसको नाम दिया गया लीफ स्पॉट का। कास की बात करें तो ज़ैंथोनोमास कैम्पेस्ट्रिस ये बैक्टीरिया का नाम है जो ये डिजीज काज करता है, और ये इसके जो होस्ट हैं, यानी कि जिन प्लांट पर ये अटैक करता है, एक टोमेटो और एक पेपर जो है, ये दो प्लांट हैं जिनके ऊपर जो है ये इसके होस्ट हैं और इन प्लांट्स पर ये अटैक करता है। प्रिवेंशन की बात करें तो इसकी प्रिवेंशन जो है वो ट्रीटमेंट की तो बात नहीं की गई है। अक्सर वायरल और बैक्टीरियल डिजीज की ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन होती है, यानी बीमारी से पहले ही आप उस एहतियाती तदाबीर यूज करें। तो प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन पैथोजिन एंड द होस्ट प्लांट, यानी पैथोजिन और होस्ट प्लांट जो है या जिस पर ये अटैक करता है पैथोजिन, उसके कॉन्टैक्ट को मिनिमम करें। किस तरह से मिनिमम करेंगे? मिसाल के तौर पे इस प्लांट को डिजीज है और ये दूसरा प्लांट हेल्दी है, तो किसी किस्म का भी कॉन्टैक्ट इस प्लांट के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्लांट के पास पैथोजिन है, डिजीज काज करने वाले, वो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। यूज ऑफ डिजीज फ्री सीड, यानी अगर आप फसल फसल लगाने के लिए टोमेटो की क्रॉप लगाना चाह रहे हैं या पेपर की क्रॉप लगाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है? डिजीज फ्री सीड लेने हैं। ऐसे सीड लेने हैं जिनमें ये बैक्टीरिया मौजूद ना हो, ये डिजीज काज करने वाला बैक्टीरिया मौजूद ना हो। आप हर सीड को तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन रैंडमली जो आपके पास फसल उगाने के लिए क्रॉप के लिए जो सीड्स होते हैं, उनमें से कुछ सीड्स को लेकर हम रैंडमली चेक कर लेते हैं कि कहीं इनके अंदर जो है वो बैक्टीरिया तो मौजूद नहीं है डिजीज काज करने वाले। ब्लाइट है दूसरी डिजीज। ब्लाइट का मतलब क्या होता है? मुरझाना। तो सिम्पटम इसके क्या है? ब्लाइट इन मैज, राइस एंड ओट, यानी मैज, ये अक्सर ब्लाइट जो है वो जो डिजीज है वो मैज यानी मकई, चावल और ओट जो होती है, इनमें पे जो है वो क्या करते हैं, इन पर जो है ये अटैक करता है, इनमें डिजीज काज करता है। और डिजीज काज करने वाला जो बैक्टीरिया है वो ज़ैंथोसोमोनाज ओरिजी। ज़ैंथोसोमोनाज ओरिजी जो है वो किसमें डिजीज काज करता है? किसमें? ब्लाइट काज करता है, राइस में। क्योंकि मैस पर डिजीज काज करने वाले अलग ज़ैंथोमोनाज होते हैं, ओट में अलग होते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो ज़ैंथोमोनाज ओरेज़ी दी हुई है, ये किसमें डिजीज काज करता है? राइस में। ओरिज़ा सटिवा जो है वो राइस का साइंटिफिक नेम है, तो उसी वजह से इसको यहाँ पर ओरेज़ी दिया गया है। प्रिवेंशन इसकी क्या है? डिजीज फ्री सीड, यानी आप ऐसे सीड यूज करें जिनमें डिजीज ना हो, और रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट बाय फिजिकल मेथड, मतलब आपके पास ये एक क्रॉप लगी हुई है और इस क्रॉप में आप देख रहे हो कि ये प्लांट जो है इसमें विल्टिंग हो गई है, तो इसको फिजिकल मेथड यानी हाथ से ही निकाल कर आप फेंक दें, डिस्कार्ड कर दें। मगर वरना ये प्लांट जो है वो दूसरों को भी बीमार करेगा और दूसरों में ये बैक्टीरिया ट्रांसफर करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिजीज है वो है सॉफ्ट रॉट। रॉट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सड़ना या गलना। किसी चीज का सड़ने या गलने को कहते हैं रॉट। सॉफ्ट रॉट, अब सॉफ्ट रॉट की सिम्टम क्या है? सॉफ्ट वेट रोटिंग ऑन ड्राई पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब ये एक प्लांट है, मिसाल के तौर पे ये वीट का प्लांट है या जो भी प्लांट है, तो उसका जो ड्राई पार्ट होगा, जो खुश्क पार्ट होता है, जिस तरह से आप देखें जो वीट प्लांट होता है, गंदुम की जो फसल होती है, गंदुम का जो ईयर होता है, यानी गंदुम की जो बाली होती है, जहाँ पर उसके बीज लगते हैं ऐसे, गंदुम की जो बाली होती है, ये वो ड्राई होती है। लीफ में फिर थोड़ा-सा वेट होगा, लेकिन गंदुम की जो बाली होती है, वो कैसी होती है? वो ड्राई होती है। तो उस ड्राई पार्ट जो है वो गलना शुरू होता है। गलता भी कैसे है? पहले वो सॉफ्ट होता है, नरम पड़ता है, फिर वेट होता है, गीला हो जाता है, और रॉटिंग, उसके बाद वो गलना शुरू हो जाता है। कौन-सा वाला पार्ट? ड्राई पार्ट। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इसकी डिजीज, कौन सा बैक्टीरिया ये डिजीज काज करता है? कोरी कोरिनी बैक्टीरियम। ये डिजीज कहाँ काज करता है? एयर रूट ऑफ व्हीट, यानी गंदुम की जो ईयर्स होती हैं, गंदुम की जो बालियां होती हैं, उनमें जो है वो सॉफ्ट रूट डिजीज काज करता है। और इसकी अगर प्रिवेंशन देखें, रोका कैसे जा सकता है? रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट बाय फिजिकल मेथड, यानी जो गंदुम की व्हीट की जो फसल लगी हुई है, अगर आप देख रहे हो कि इसमें कोई डिजीज वाला प्लांट है, तो उसको फिजिकल मेथड यानी उसको निकाल कर उधर से डिस्कार्ड कर दें। इसके बाद विल्टिंग है। विल्टिंग का मतलब ही मुरझाना होता है, और इसकी जो सिम्पटम्स हैं विल्टिंग के वो ये हैं कि मिसाल के तौर पे आप देखें ये एक प्लांट है और ये इसका लीफ है। अब इसका लीफ देखें टर्जिड है। टर्जिड का मतलब इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसकी टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी
तो इसकी क्या शुरू हो जाएगी? विल्टिंग शुरू हो जाएगी, यानी ऐसे मुरझा के नीचे गिर जाएगा ये। तो कहता है विल्टिंग का भी सिम्पटम ये है कि लॉस ऑफ टर्जिडिटी, यानी पत्ते जो होते हैं या पत्ता जो है उसकी टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी। जब टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी तो आहिस्ता-आहिस्ता वो ड्राई हो उसकी विल्टिंग हो जाएगी, यानी वो नीचे गिर जाएगा ऐसे। और उसके बाद क्या होगा? वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा। और ये जो डिजीज़ काज़ करने वाला बैक्टीरिया होता है उसको हम कहते हैं सूडोमोनास सोलेनिसीरम। सोलेनिसीरम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि सोलेनेसी प्लांट पर ये अटैक करता है ज़्यादातर, जैसे पोटैटो पर ये पोटैटो इसका होस्ट है। प्रिवेंशन वही है, सिलेक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री सीड। आप डिजीज़ फ्री सीड इस्तेमाल करें, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द प्लांट्स। यानी जब आप फसल लगा रहे हैं ना, तो प्लांट्स के दरमियान में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। प्लांट्स बहुत करीब-करीब नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर इस प्लांट को डिजीज़ हो भी गई तो वो वायरस डायरेक्ट इस प्लांट की तरफ नहीं जाएगा। अगर आपने करीब-करीब लगा सॉरी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इस प्लांट की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन करीब-करीब लगा दिए तो जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब यहाँ प्लांट्स के दरमियान में भी आपने सोशल डिस्टेंस रखना है, ताकि ये बैक्टीरिया ट्रांसफर ना हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट जो डिजीज़ है वो है गाल्स। गाल्स बेसिकली होते क्या हैं? ये लोकलाइज़ आउटग्रोथ मोस्टली स्मॉल बट मे बी लार्ज। मतलब प्लांट जो होते हैं, प्लांट के ऊपर इस तरीके से छोटे-छोटे ये आउटग्रोथ बन जाते हैं ऐसे। स्टेम पर, लीफ पर, स्पेशली जो है वो रूट में भी बनते हैं। ऐसे आउटग्रोथ बन जाएँगे। जैसे हमारे पास ऐसे फोड़े निकल ही आते हैं हाथों पर, तो इस तरीके से प्लांट में भी क्या हो जाते हैं, ये आउटग्रोथ जो है वो निकल ही आती हैं। अब ये जो आउटग्रोथ निकल ही आती हैं, इन आउटग्रोथ के लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? इन आउटग्रोथ के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं बेसिकली जो है वो इन आउटग्रोथ को हम कहते हैं इनके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इसको हम गाल कहते हैं। इन आउटग्रोथ को हम क्या कह रहे हैं? इनके लिए हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं गाल। अच्छा अब देखें, बेसिकली ये गर्ल्स होते क्या हैं? एक जिस तरीके से ट्यूमर हो जाता है ना, ट्यूमर के अंदर हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। कैंसर या ट्यूमर में ऐसे क्या हो गया, ये सेल एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू हो गए, ऐसे। और एक ये ट्यूमर बन गया। इसी तरीके से गर्ल्स में भी क्या होता है, बाज़ दफ़ा सेल एबनॉर्मल ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और ऐसी आउटग्रोथ बन जाती हैं प्लांट के सरफेस के ऊपर। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम गाल्स कहते हैं। वैसे तो नॉर्मली जो गाल काज़ करता है बैक्टीरिया वो है एग्रोबैक्टीरियम। अक्सर जो गाल काज़ करता है जिसकी वजह से जो ज़्यादा नुकसानदेह होता है वो एग्रोबैक्टीरियम होता है। लेकिन आपकी बुक में जिस बैक्टीरिया के क्या बताया है जो काज़ करता है गाल, वो है राइज़ोबियम लेगुमिनोसारम। ये काज़ करता है स्मॉल गाल्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूम। लेग्यूम मतलब जो फलियों वाले पौधे होते हैं, उनकी जो रूट होती है, उसमें क्या करता है ये छोटे-छोटे आउटग्रोथ बना देता है। और इन आउटग्रोथ को फिर हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। वैसे नॉर्मल अगर ये रूट नोड्यूल्स बन रही हैं, तो ये प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। वो क्यों? क्योंकि ये इन रूट नोड्यूल्स के अंदर आपको पता है कि वो कौन-से वाले बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बने इस तरह का नोड्यूल्स और डिज़ीज़ फ़ॉर्म में आ जाएँ, तो वो फिर क्या होते हैं? वो नुकसानदेह होते हैं। और इसका जो प्रिवेंशन है, एक तो क्रॉप रोटेशन है। देखो क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि आपने 1 साल जो है यहाँ लेग्यूमिनस की फसल लगाई। जब आपने लेग्यूमिनस की फसल लगाई तो उसकी रूट के अंदर कौन-से वाले बैक्टीरिया आ गए? राइज़ोबियम लेग्यूमिनोसारम बैक्टीरिया आ गए। अब नेक्स्ट ईयर आप क्या करें? नेक्स्ट ईयर इसी जगह पर आप व्हीट की फसल क्रॉप लगा दें या फिर आप कॉटन की क्रॉप लगा दें। तो अब क्या होगा कि ये राइज़ोबियम लेग्यूमिनोसारम प्लांट जो हैं ये लेग्यूम पर अटैक करेंगे। लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स पर। ये व्हीट पर और कॉटन पर अटैक नहीं करेंगे। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? हर साल आप उस एक ही ज़मीन के ऊपर जिस ज़मीन पर आप फसल लगा रहे हैं, हर साल फसल चेंज करते रहें। मिसाल के तौर पे 1 साल अगर इधर यहाँ लेग्यूमिनस प्लांट पर अटैक करने वाले बैक्टीरिया इस ज़मीन पर आ गए, तो नेक्स्ट ईयर आप व्हीट लगा दें, ताकि ये लेग्यूमिनस प्लांट वाले बैक्टीरिया व्हीट पर अटैक नहीं करेंगे। चलें व्हीट पर अटैक करने वाले बैक्टीरिया यहाँ पर आ गए, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप कॉटन लगा दें, तो कॉटन वाले व्हीट पर अटैक करने वाले बैक्टीरिया कॉटन पे अटैक नहीं करेंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। और इसके साथ आप रिमूवल ऑफ डिजीज़ प्लांट, यानी डिजीज़ प्लांट को आप रिमूव कर दें गॉल से बचने के लिए, ताकि ये बैक्टीरिया दूसरों पर ट्रांसफर ना हो। तो इट वाज़ ऑल अबाउट बैक्टीरियल डिजीज़ इन प्लांट एज़ वेल एज़ इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो है कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। आपके पीएमसी में भी जो किंगडम प्रोकैरियोटी दिया हुआ है उसका जो है वो
लास्ट टॉपिक जो है वो है इम्पोर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया हमने कवर कर लिया है। अब हमें जो कवर करना है वो लास्ट टॉपिक है और वो है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। उसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।